शेखर रंगलाल कोठारी, राजकीय महाविद्यालय राजसमंद, विषय इतिहास, BA, प्रथम वर्ष। आज अपन मौर्योत्तर युग की कला और स्थापत्य के बारे में अध्ययन करेंगे। मौर्योत्तर युग यानी कि मौर्य वंशी शासकों के बाद के जो वंश आए हैं, जिसमें अपन ने अध्ययन किया था कुषाण वंश, सातवाहन वंश, कण्व वंश, शुंग वंश। तो उनके समय में भारत की कला और स्थापत्य के बारे में अपन जानकारी आज प्राप्त करेंगे। मौर्योत्तर युग की बहुत सी मूर्तियाँ, गुहा, मंदिर, स्तूप इस समय उपलब्ध होते हैं, जिनसे इस समय की वास्तुकला और मूर्तिकला पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। इसी संदर्भ में आज अपन कला और स्थापत्य के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं स्तूप, जिनमें शुंग वंश काल में जो अशोक द्वारा बनाया गया जो बृहद स्तूप जो था ना, उसके चारों ओर सौंदर्य का निर्माण किया गया। स्तूप का आकार तो पहले जैसा ही रखा गया, परंतु उसके चारों ओर 7 फीट ऊंची एक 4 दीवारी, जिसको परिवेष्टनी कहा जाता है, इनमें 4 तोरण द्वार का निर्माण भी किया गया है। 4 दीवारी और तोरण द्वार बहुसंख्यक स्थापत्य कृतियों द्वारा अलंकृत किए गए हैं। बोध गया कि स्तूप के चारों ओर का जंगला यानी परिवेष्टनी भी शुंग काल में ही बनी थी। उस पर अहिछत्र के राजा इंद्रमित्र और मथुरा के राजा ब्रह्ममित्र की रानियों के नाम भी उत्कीर्ण किया गया है। सांची के प्राचीन स्तूप के अनेक वंश इन्हीं वंशों के समय में, यानी कि जो शुंग वंश था के समय में इसमें निर्माण किया गया था। वहाँ के बड़े स्तूप के दक्षिणी तोरण पर राजा सातकर्णी का नाम भी उत्कीर्ण है। भरूच, सांची, बोध गया आदि के प्राचीन विशाल स्तूप सुदीर्घ समय तक धीरे धीरे बनते रहे। इनके निर्माण का प्रारंभ मौर्य काल में ही वैसे हो गया था। हम देखते हैं गुहा मंदिर। चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाने की कला का प्रारंभ अशोक के युग में ही हो चुका था। इस काल में उसकी और भी अधिक उन्नति हुई। मौर्योत्तर काल में महाराष्ट्र तथा उड़ीसा में इस कला के सुंदर नमूने आज भी सुरक्षित हैं। महाराष्ट्र में गुहा मंदिर को लेण कहा जाता है वैसे, और उड़ीसा में गुफा कहा जाता है। महाराष्ट्र के गुहा मंदिर अधिकतर बौद्ध चैत्य हैं और उड़ीसा के जो गुहा मंदिर वे जैन मंदिर है। उड़ीसा में जैन राजा खारवेल और महाराष्ट्र में सातकर्णी के शासनकाल में इस कला को विशेष प्रोत्साहन मिला। पूना जिले में भांजा की गुफाएं, कारले की गुफाएं मौर्योत्तर युग के बहुत ही सुंदर नमूने हैं। महाराष्ट्र के गुहा चैत्यों में भांजा का चैत्य सबसे पुराना है। ये एक विशाल कक्ष है जो ठोस चट्टानों को खोखला करके बनाया गया है। इसकी दीवारों के निकट 8 पहलू खंभों की पंक्तियां हैं, जिनमें वक्र पशुकाएँ यानी पसलियाँ सदी हुई हैं। उसी तरह अपन देखते हैं कारले की गुफाएं, यानी मुंबई के निकट है। ये भारत का विशालतम एक गुहा मंदिर है। इसकी लंबाई लगभग 38 मीटर और चौड़ाई 14 मीटर से अधिक है। महाराष्ट्र के गुहा मंदिरों में अजंता की गुफाएं सबसे प्राचीन और बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इनमें भी जो गुहा नंबर 10 है वो सबसे पुरानी है। अजंता के ये गुहा मंदिर भारतीय वास्तुकला और चित्रकला के बहुत ही अनुपम उदाहरण हैं। अजंता की इन प्रसिद्ध गुफाओं का निर्माण इसी मौर्योत्तर काल में प्रारंभ हुआ था। भांजा, कारले और अजंता के अतिरिक्त महाराष्ट्र में बरसना, नासिक, कोंडाने आदि अनेक स्थानों पर इस काल के गुहा मंदिर विद्यमान हैं। अब अपन देखते हैं मूर्तिकला। शुंग वंश सातवाहन युग की मूर्तिकला में सबसे सुंदर उपलब्ध नमूने बरहुत, गया और सांची के प्रवेश द्वार हैं। भरूच की वेष्टनियों के छोटे छोटे स्तंभों पर यक्षों तथा यक्षिणियों की सुंदर मूर्तियां खुदी हुई हैं। इन स्तंभों के बीच बीच में तमके की शक्ल के प्रस्तर खंड जुड़े हुए हैं और उन पर जातक कथाओं के बहुत ही सुंदर दृश्य अंकित किए गए हैं। भरूच की मूर्तियों की तुलना में ये अति गहरी, जीवंत और सुंदर हैं। इस काल की मूर्तिकला के सर्वोत्कृष्ट नमूने सांची में हैं। मुख्य स्तूप की वेष्टनियाँ तो सादी है, परंतु उसके चारों ओर जो प्रवेश द्वार है वह अगणित उभरी हुई मूर्तियों से भरे पड़े हैं। अधिकतर मूर्तियों का संबंध बुद्ध के जीवन की घटनाओं से रहा है।
उदयगिरी की मंचपुरी गुफा और खंडागिरी की अनंत गुफा की मूर्तियाँ विशेष रूप से देखने योग्य और जीवंत और ओजपूर्ण हैं। अब अपन देखते हैं गांधार कला। बौद्ध धर्म की महायान संप्रदाय की भक्ति भाव ने कला के क्षेत्र में एक नई दिशा प्रदान की। भरहुत और सांची आदि के स्तूपों में बुद्ध की उपस्थिति को प्रतीकों द्वारा दर्शाया गया है। यवनों ने गांधार में जो अपने राज्य कायम किए, उनके कारण यूनानी लोगों और भारतीयों का परस्पर संबंध हुआ। ये स्वाभाविक ही थे कि यूनानी कला का भारतीय कला पर भी प्रभाव पड़ा। गांधार कला से तात्पर्य एक विशिष्ट शैली से है जिसका विकास ईसा की प्रथम द्वितीय शताब्दी में गांधार जो प्रदेश हैं और उसके निकटवर्ती प्रदेशों में हुआ है। गांधार कला को इंडो ग्रीक यानी हिंदू यूनानी कला के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस कला के जो विषय हैं वो तो भारतीय हैं, परंतु उनकी जो शैली है वो यूनानी है। इस कारण इसको हिंदू यूनानी शैली के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि बौद्ध धर्म उसकी प्रेरणा था, अतः इसको ग्रीको बुद्धिस्ट भी कहा जाता है। इस शैली की शिल्प विधि द्वारा जो बुद्ध की मूर्तियाँ निर्मित की गई हैं वह यूनानी देवता अपोलो की मूर्तियों से काफ़ी समानता रखती है। उनकी मुद्राएं तो बौद्ध हैं, जिसे कमलासन मुद्रा में बैठे हुए बुद्ध, किंतु मूर्तियों के मुखमंडल और वस्त्र निश्चित रूप से यूनानी हैं, जो स्पष्टतया यूनानी अथवा रोमन कला का प्रभाव है। बोधिसत्वों की मूर्तियों में बोधिसत्व यूनानी राजाओं की तरह ही लगते हैं। उनके वस्त्र भड़कीले हैं तथा वे रत्न आभूषणों से मंडित किए गए हैं। तो ये गांधार कला को हिंद यूनानी कला के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अपन देखते हैं मथुरा शैली। मौर्योत्तर काल में गांधार शैली के अतिरिक्त मथुरा भी कला का एक प्रमुख केंद्र था। मथुरा में मूर्ति कला की जिस शैली का विकास हुआ उसे मथुरा शैली के नाम से पुकारा गया। ये शैली मौलिक ही थी। इस शैली के शिल्पियों ने बुद्ध की मूर्तियों के अलावा लौकिक विषयों को भी काफ़ी महत्व दिया और उनके ऊपर मूर्तियाँ बनाई। मंदिरों, विहारों, कुषाण शासकों और गृहस्थ लोगों की मूर्तियाँ भी इस मथुरा शैली में मिलती हैं। ईसा की प्रथम शताब्दी से इस शैली की प्रगति हुई है। वैसे गुप्त काल की श्रेष्ठ मूर्ति कला को मथुरा शैली का ही विकसित रूप अपन मान सकते हैं। मथुरा के संग्रहालय में सुरक्षित सम्राट अशोक की मूर्ति, बनारस संग्रहालय में सुरक्षित हाथ में श्रृंगार दान लिए एक दासी की मूर्ति, मथुरा तथा उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में प्राप्त बुद्ध और बोधिसत्वों, क्षत्रिय पुरुषों की विभिन्न मूर्तियाँ इस मथुरा शैली के सुंदर नमूने हैं। सम्राट अशोक की मूर्ति आकार और शारीरिक अवयवों की दृष्टि से विशाल और ठोस है, परंतु उनकी जो कनिष्क की जो वेशभूषा है वो रोमन है। पाश्चात्य विद्वानों का विचार है कि मथुरा शैली पर न केवल गांधार कला का प्रभाव है बल्कि उसका उद्भव भी गांधार कला से हुआ, परंतु इस कथन से अन्य विद्वान स्वीकार नहीं करते हैं इसको, क्योंकि मथुरा शैली अपने आप में एक ही मौलिक शैली रही है। अब अपन देखते हैं अमरावती शैली। गांधार और मथुरा कला शैलियों के साथ उस समय कृष्णा और गोदावरी के मुहानों पर अमरावती, गुंटूर जिलों में अमरावती शैली का विकास हुआ। अमरावती शैली भरहुत, गया, सांची तथा बाद की जो गुप्त और पल्लव कला को जोड़ने वाली कड़ी है। इस शैली में धर्म और त्याग की भावना ही प्रमुख नहीं है, बल्कि कलाकारों ने कला के लिए कला के आदर्श को अपनाया। क्षत्रिय सौंदर्य, भाव, मुद्रा आदि शैली में मथुरा शैली से भी श्रेष्ठ हैं। इस शैली में वैराग्य और भक्ति को भी प्रदर्शित किया गया है। बुद्ध की प्रतिमा के समक्ष नतमस्तक उपासिकाओं का दृश्य अत्यंत सुंदर है। वैसे इस शैली में मुख्य रूप से बुद्ध के जीवन से संबंधित विषयों को ही अधिक दर्शाया गया है, परंतु मूर्तियों का समग्र रूपेण चित्रण विशुद्ध स्थानीय है और यह विशेष शैली के कला विधान के आधारभूत सिद्धांतों को ही प्रकट करता है। अमरावती शैली की मुख्य विशेषता यहाँ की मूर्तियों के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया था। वैसे
अपन अब तक देखा है कि मौर्योत्तर भारत में हिंदू संस्कृति और विदेशी संस्कृतियों को आत्मसात करती हुई स्वतंत्र रूप में विकसित होती रही है। यद्यपि राजनीतिक दृष्टि से यवन, शक, कुषाणों ने भारत को जीतने में सफलता अवश्य प्राप्त की थी, परंतु सांस्कृतिक दृष्टि से भारत ने उन पर विजय प्राप्त की है। ये स्पष्ट है कि इस युग में ये सभी आक्रांता भारतीय संस्कृति को ग्रहण करके भारतीय समाज में घुल मिल गए थे। यद्यपि विदेशियों के हिंदू समाज में आत्मसात होने की प्रक्रिया गुप्त काल तक चलती रही है, फिर भी शुंग, सातवाहन, कुषाण वंश के समय में विदेशी जातियों को जितनी बड़ी संख्या में भारतीय समाज में आत्मसात किया गया, वैसा संभवतः बाद में कभी नहीं हुआ। इस युग की सबसे बड़ी विशेषता वैदिक धर्म का पुनरुत्थान था और पौराणिक हिंदू धर्म और महायान संप्रदाय का आविर्भाव हुआ था। कला के क्षेत्र में विशेषकर गांधार शैली में कुछ विदेशी प्रभाव से दिखाई देता है, किंतु उस कला का सारा विषय और आधार भारतीय है। मुद्रा निर्माण में भारतीयों ने विदेशियों का अनुसरण अवश्य किया, किंतु इससे भारतीय मुद्रा निर्माण कला परिष्कृत हुई है। भारतीय संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था अभी संकीर्ण नहीं बनी थी। जो विदेशी प्रभाव ग्रहण किए गए थे वे भारतीय जीवन में इस प्रकार आत्मसात कर लिए गए कि उनका अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। और सिक्के ढालने की कला के बारे में अपन देखते हैं कि भारत में विदेशियों के आने के पूर्व भी सिक्के और मुद्राओं का निर्माण होता था, परंतु ये सिक्के प्राचीन अल्हड़ यानी कि बेडोल ढंग के ढाले जाते थे। प्राय ये चिन्ह या मुद्रित होते थे। सिक्के ढालने की कला वैसे भारतीयों में पहले से ही थी है, लेकिन भारतीय राजाओं ने इनको विकसित रूप में यानी कि एक अच्छे सिक्के बनाने की कला के बारे में विदेशियों से उनका प्रभाव अवश्य पड़ा है, लेकिन सिक्के ढालने की कला जो है वो भारत में पहले से ही मौजूद रही है। तो छात्रों, हमने मौर्योत्तर सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र पर विस्तारपूर्ण अध्ययन किया है। धन्यवाद छात्रों।